यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत और अभिनंदन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए साहब, हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, और मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर स्पेशली हम देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में जो आखिरी चैप्टर हम देख रहे हैं उसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म। ठीक है साहब, इससे जस्ट पहले हमने विद्वानों ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वोशिएंट ग्रुप्स एंड साइलो थ्योरी, ये 7 टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप मॉर्फिज्म की। अब ध्यान से समझिए, आखिरी टॉपिक है आपका ग्रुप मॉर्फिज्म, उसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी फिनिश हो जाएगा, फिर हम रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा में एंट्री करेंगे। फिलहाल ध्यान से समझिए, देखिए साहब, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? लेट जी स्टार एंड जी डैश ओ बी एनी टू ग्रुप, देन अ मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश is called group homomorphism or group morphism if f of a star b is equal to f of a or f of b for all a comma b belongs to g। यानी कि विद्वानों, g स्टार में अगर कोई a और b है तो इन ए बी को ऑपरेट करने पर जो एलिमेंट आएगा, a की इमेज और b की इमेज को ऑपरेट करने पर जो आता है उसी के बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। इधर कोई ए और बी है, इनको ऑपरेट करने पर यानी कि स्टार लगाने पर, इनको गुणा करने पर, गुणा बोल रहा हूं बाकी स्टार है, इनका गुणा करने पर जो एलिमेंट आएगा, ए की इमेज और बी की इमेज का गुणा करने पर जो आता है उसी के बराबर होगा। ठीक है, इस ए और बी का गुणा करने पर जो एलिमेंट आ रहा है उसकी इमेज ए की इमेज और बी की इमेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। If F is a mapping defined from G to G dash is a group morphism, then it preserves the composition in both the groups G and G dash. It preserves the composition मतलब closed होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यहां से A लिया, यहां से B लिया, तो A की इमेज F of A और B की इमेज F of B, और अगर हम इनको ऑपरेट करेंगे तो A और B को ऑपरेट करने पर क्या आएगा? A स्टार B, और A की इमेज F of A और B की इमेज F of B, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा? F of A और F of B। इसे कहते हैं कंपोजिशन प्रिजर्विंग। और इसका मतलब क्या है? अगर एफ जी से जी डैश पे अगर कोई मैपिंग है तो वही मैपिंग ग्रुप मॉर्फिज्म कहलाता है। कब? यदि विद्वानों एफ ऑफ ए स्टार बी बराबर क्या आ जाए? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, जहां स्टार पहले वाले ग्रुप का ऑपरेशन होता है और ओ जो है वह सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यह हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए जितने भी विद्यार्थी मित्र हैं वे अगर अभी तक नहीं भी पढ़ पाए हैं तो इसको ध्यान से देख लेना। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, आज की क्लास में मैं सारे लेक्चर जो है नए स्टार्ट करने वाला हूं, सारे चैप्टर नए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आप विधिवत सिस्टमेटिक जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं ग्रुप मॉर्फिज्म की। तो अगर दो ग्रुप है, उनके ऊपर एक फंक्शन होता है एफ, जो इस प्रकार डिफाइन होना चाहिए कि एफ ऑफ ए स्टार बी, यानी कि जी के दो एलिमेंट का इस प्रकार से प्रोडक्ट एफ ऑफ ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाना चाहिए? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, इसके इक्वल आ जाए तो इसी मैपिंग एफ को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप मॉर्फिज्म बोलते हैं। और इधर स्ट्रक्चर से मैंने समझाया, इसको कंपोजिशन प्रिजर्विंग बोलते हैं। कंपोजिशन प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि जी में कोई ए और बी है, कोई भी ए और बी आर्बिट्ररी, तो इनको ऑपरेट करने पर, इनको गुणा करने पर अगर ए स्टार बी आएगा तो इस ए स्टार बी की इमेज ए की इमेज और बी की इमेज के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगी। बात समझ आ रही है? इसी की इमेज मतलब एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। ए के जो है ऊपर हम एफ लगा देते हैं, एफ के अंदर ए लिख देते हैं तो ए की इमेज हो जाती है। बी के ऊपर एफ लगा देते हैं तो बी की इमेज हो जाती है। तो इसके ऊपर एफ लगा देंगे तो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए। ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, सिंपल। इसे कंपोजिशन प्रिजर्विंग बोलते हैं। और जो भी फंक्शन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर डिफाइन होने वाला कंपोजिशन प्रिजर्विंग होता है, वही क्या होता है? ग्रुप मॉर्फिज्म होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा आगे, ध्यान से समझिए। एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, ग्रुप मॉर्फिज्म के उदाहरण, तो ध्यान से समझिए। Let f is a mapping defined from r plus to r naught multiplication such that f of x is equal to 2 raised to the power x for all x belongs to r। हमने क्या किया? एक मैपिंग लिया है f, जो कहां से कहां तक है? r प्लस से r नॉट मल्टीप्लीकेशन तक। किस प्रकार है कि f of x is equal to 2 की पावर x, ठीक है, इस 2 की पावर में है। तभी हमें चेक करना है कि क्या यह कंपोजिशन प्रिजर्विंग है, क्या यह ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो कैसे चेक करते हैं? f ऑफ a प्लस b, अगर हम इस पहले वाले ग्रुप के कोई दो एलिमेंट ले लेवे, यानी कि ए और बी, उनका ऑपरेशन क्या है? प्लस।
तो एफ ऑफ ए प्लस बी करने पर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ जाना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलती है? एफ ऑफ ए स्टार बी, स्टार मतलब पहले वाले ग्रुप का ऑपरेशन, और इज इक्वल टू में आ क्या जाना चाहिए? एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, ओ यानी कि सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन। ये जो डेफिनेशन हमने आपको दिखाई, इसमें जी स्टार आगे वाले का ऑपरेशन यहां होता है, और एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी पीछे वाले ग्रुप का ऑपरेशन ये। तो दोनों ग्रुप में अगर ऑपरेशन सेम है तो सेम चलेगा, बाकी अलग अलग है तो ध्यान रखना है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी, इमेज क्या दे रखी फंक्शन के हिसाब से 2 की पावर ए प्लस बी, और 2 की पावर ए प्लस बी को 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी लिख सकता हूं, बिकॉज बेस सेम देन पावर एडेड, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी। अब विद्वानों इसके बाद एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, कैसे? 2 की पावर x को f ऑफ x, 2 की पावर y को f ऑफ y, तो 2 की पावर a को f ऑफ a और 2 की पावर b को f ऑफ b लिख सकते हैं। तो हो गया ना, f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, देयरफॉर f इज अ ग्रुप मॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा मैपिंग या ऐसा फंक्शन जो क्या कर जाए, f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a ओ f ऑफ b वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो क्या होता है? ग्रुप मॉर्फिज्म होता है। तो f क्या हो गया? ग्रुप मॉर्फिज्म। अगली बात करते हैं, लेट f इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम r नॉट मल्टीप्लिकेशन टू r नॉट मल्टीप्लिकेशन। इस बार दोनों ग्रुप सेम है। फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। क्या ये ग्रुप मॉर्फिज्म होगा? तो चेक करते हैं। तो ध्यान से समझिए, f ऑफ a इंटू बी, इस r नॉट के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, तो f ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? a इंटू बी का होल क्यूब, और ए बी के होल क्यूब को हम रियल नंबर है तो जानते हैं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब लिख सकते हैं, और ए क्यूब को फिर से एफ ऑफ ए और बी क्यूब को फिर से एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। तो अगेन ये क्या हो गया? एक ग्रुप मॉर्फिज्म का नया उदाहरण हो गया। समझ आ रही है? एक और एग्जांपल हो गया ग्रुप मॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। समझ आ रहा है? ग्रुप मॉर्फिज्म की डेफिनेशन का मतलब कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर डिफाइन होने वाला एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो, एक जो है ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे डिफाइन होने वाला एक ऐसा फंक्शन जो f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a ओ f ऑफ b, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ग्रुप मॉर्फिज्म? इनमें से कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म हैं? बात समझ आ रही है? ये आपको चेक करके लाना है, 2 मिनट बता दिए वैसे ही। f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a ओ f ऑफ b। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये सब चेक करके लाएंगे, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा देख के आएंगे तो मजा आएगा। ठीक है साहब? अभी स्क्रीनशॉट दिलवाए तब इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। राइट? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा हूं? स्क्रीनशॉट दिलाऊं तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार तो ले ही लेना, बाकी पीडीएफ तो आपको बाद में धीरे धीरे मिलेगा। आज और कल 2 दिन जो है मैं आपकी सारी पीडीएफ बना के एप्लीकेशन में डाल दूंगा। सैटरडे और संडे मेरे पास थोड़ा समय है। कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म, अगली बात आती है कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, लेट एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है, बी ए ग्रुप मॉर्फिज्म। अगर कोई एफ ऑलरेडी क्या हो? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो, तब कर्नल को कैपिटल के या कर्नल के ही आर ऑफ एफ से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप जी के वे एलिमेंट जिनकी इमेज पीछे वाले ग्रुप जी डैश की क्या हो? आइडेंटिटी हो, इस सेट को क्या कहते हैं? कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है? एंड इट इज नोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ, जहां पर लिख सकते हैं वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। जहां आप क्या लिख सकते हैं? वेयर ई डैश, दिस वन वेयर, यहां क्या बोल सकते हैं? जहां पर ई डैश क्या है, सॉरी, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। राइट? जहां ई डैश जो है वो जी डैश का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये कर्नल हमेशा आगे वाले ग्रुप का सबसेट, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप सब होता है। यह कर्नल हमेशा आगे वाले ग्रुप का क्या होता है? सबसेट, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, तीनों होता है। रेंज सेट ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म एक तो होता है कर्नल, ठीक है, इसी को लीनियर अलजेब्रा में नल स्पेस कहते हैं, है ना, और इसको रेंज स्पेस कहते हैं, लेकिन यहां पर उस नल स्पेस को कर्नल भी बोल सकते हैं। तो कर्नल मतलब तो आगे वाले ग्रुप का सबसेट या सब ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप, तीनों तीनों, है ना। एंड रेंज सेट क्या होता है? जी के एलिमेंट्स की इमेजेस का जो सेट बना लिया जाए वह फिर से एक सेट आएगा, ग्रुप आएगा, सब ग्रुप आएगा पिछले वाले ग्रुप का, उसे क्या कहते हैं? रेंज सेट। तो लेट एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ ग्रुप मॉर्फिज्म, देन द सेट, कौन सा सेट? आर ऑफ एफ से लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? जी डैश के वे एलिमेंट जो जी के अंदर क्या रहे? कनेक्ट रहे, या फिर जी के एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट।
बात समझ आ रही है? जी के एलिमेंट्स की, हर एलिमेंट्स की इमेज का जो सेट बना लिया जाए, ये जी डैश का सबसेट और सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जरूरी नहीं है। कर्नल तो सब ग्रुप भी है, नॉर्मल सब ग्रुप भी है, और क्योंकि फर्स्ट थ्योरम होमोमॉर्फिज्म आएगी उसमें यही होता है कि कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है। लेकिन यह जो है रेंज सेट, ये रेंज सेट हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सब ग्रुप तो ये भी होता ही होता है। रेंज सेट इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, और कर्नल इज ऑलवेज सबसेट और सब ग्रुप ऑफ जी, एंड सब ग्रुप एज वेल एज नॉर्मल सब ग्रुप। बात समझ आ रही है? अब कर्नल कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं एक आधे एग्जांपल के अंदर, तो ध्यान से समझिए। जैसे सपोज यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखा है, वह गौर से देख लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट नोट है? लेट एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ ग्रुप मॉर्फिज्म, देन कर्नल हमेशा ग्रुप जी का सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप दोनों होता है, परंतु रेंज सेट हमेशा जी डैश का सब ग्रुप तो होता है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं। बात समझ आ रही है? Find the kernel and range in each of the following mapping if exist. If exist मतलब अगर वो ग्रुप मॉर्फिज्म हो, अगर ग्रुप मॉर्फिज्म हुआ तो उसका कर्नल आएगा ही आएगा और रेंज भी आएगा ही आएगा। अगर ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं है तो फिर कर्नल और रेंज का कोई उद्देश्य नहीं है, औचित्य नहीं है। समझ आ रही है? तो ये आपके सामने कुछ 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 थे फिर 3 और बढ़ा दिए, तो टोटल 8 फंक्शन दे रखे हैं। हो सकता फंक्शन ही ना हो, 8 मैपिंग्स बोल दीजिए फिलहाल, है ना? अब इन 8 में से कौन कौन से पहले तो ग्रुप मॉर्फिज्म है, और फिर ग्रुप मॉर्फिज्म होने के बाद उनका कर्नल क्या है, उनका रेंज सेट क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए मैं कुछ बता देता हूं, फिर बाकी के आप लोग घर से निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, बैठना है, निकालना है, फिर देखना है कि आप सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। फिर मैं बताऊंगा तो मजा आएगा, समझ आएगा कि हाँ पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, एफ इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सी नॉट मल्टीप्लीकेशन टू आर नॉट मल्टीप्लीकेशन। ये तो जानते हैं ना ग्रुप, सी नॉट मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, आर नॉट मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना? तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, सच दैट इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मैपिंग दे रखी है। अब इन्होंने यहां पर चेक नहीं किया क्योंकि ये पीछे वाले ही फिर से सवाल लिए हुए हैं। ये जो सवाल है ये पिछले जो हमारे ग्रुप मॉर्फिज्म के थे, जिसमें मैंने कहा था ना मॉर्फिज्म है कि नहीं चेक करो, वहीं से लिए हुए हैं। तो जो जो मॉर्फिज्म हो रहा होगा उसमें हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कर्नल और रेंज निकाल रहे हैं। तो आपको ग्रुप मॉर्फिज्म प्रूव करना है पहले, है ना? प्रूव करके लेके आएंगे। अब ध्यान से समझिए, मान लो कि ये ग्रुप मॉर्फिज्म है, वो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी से प्रूव हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कर्नल, कर्नल मतलब पहले ग्रुप के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज पीछे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी हो। तो पीछे वाला ग्रुप आर नॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। तो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 हमने यहां लिख दी, सी नॉट के एलिमेंट यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम गौर से देखें इसको, तो कर्नल ऑफ एफ क्या आ जाएगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेज 1 हो। तो यहाँ इमेज का मतलब क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स 1 हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 होगा वे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कर्नल में आएंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या हो, 1 हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 5 बताइए आप। ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिनका मॉडुलस 1 हो। अगर बहुत सारे होते हैं तो 5 तो बताएंगे, तो एक एक सब आदमी बता दो, है ना? राजेंद्र से स्टार्ट करते हैं पीछे से। 0 प्लस आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। प्रतिष्ठा, आयोटा, ठीक है, वही 0 प्लस आयोटा आयोटा ही है। और कोई? आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, है ना? तो -1 का मॉडुलस भी +1 होता है। तो ठीक है, घुमा फिरा के बोला, पर ठीक है, -1 एक आयोटा, ठीक है। 1/√2 -1/√2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है √x² प्लस y²। √1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √1/√2 का स्क्वायर 1/2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आकांक्षा बताएगी अगला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 हो, कोई भी। माइनस आयोटा, है ना? तो माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस भी निकालेंगे तो √0 माइनस आयोटा, तो √0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, समझ आ रही है ना? 0 + 1 का अंडर यानी 1 आ रहा है। फिर आगे नितिन 1, ठीक है, 1 + 0 आयोटा बोलो या 1 बोलो, रियल नंबर है ना? 1 - 1 दोनों रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी तो है ही। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऑनलाइन वालों के पास चॉइस है, वो चाहे तो जवाब दे सकते हैं,
ठीक है, ऑनलाइन वालों के पास चॉइस है, मैं एक एक का नाम लेके नहीं पूछूंगा, ठीक है, आप चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं मैसेज में, और नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। ऑफलाइन वालों को सामने बैठे हैं तो मैं पूछ चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूछूं यहाँ से बाई चांस कि सागर भाई आप बताइए, और हो सकता है कि वो फोन बेडरूम में रख के नहाने चला गया हो, क्लास तो चालू हो, मैं यहाँ सागर सागर करते ही रह जाऊं, और माहौल बिगड़ जाता है ना। तो इससे बढ़िया है कि ऑनलाइन में जो, क्योंकि ये नाम दिखता है, ये नहीं पता चलता है कि आदमी किस अवस्था में है ना, क्या तो कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। मैं इधर से पूछूं आप बताइए, वो जैसे ही खोले और पीछे से तू उठे बैठी बैठी क्यों कर रही है, घर में कोई बाई चांस कोई पीटने लग जाए, वो तो नहीं, तेरे को मैंने कहा था कि मेरे ऐसे करना है वैसा करना है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ऑनलाइन वालों को मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, वो उनकी चॉइस के ऊपर है, वो चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं कि और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। और ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं अनकाउंटेबल, जिनको गिन ही नहीं सकते हैं। सर हम तो 2-5 बताने में ही शर्मा रहे हैं या फिर समस्या आ रही है, तो इसे अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल ऐसे नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। जरा मार साहब अनकाउंटेबल बताओ, है ना, ऐसे कोई अनकाउंटेबल नंबर बताइए मार साहब। हाँ, सबके लिए होता है, मॉडुलस 1 चाहिए ऐसा तो मॉडुलस 2 वाले भी बहुत सारे होते हैं, है ना। 1 मॉडुलस वाले सारे नंबर, जैसे ध्यान से समझिए, मैं दिखाता हूं आपको अनकाउंटेबल कैसे हैं, जिनको गिन ना सके ऐसे नंबर होते हैं, इतने बहुत सारे होते हैं, ये दिखाता हूं, ये देखिए। इस यूनिट रेडियस का जो सर्कल होता है, इसके ऊपर आने वाले हर नंबर का मॉडुलस 1 होता है। और सब क्या बोले, ये एक सर्कल है, जिस सर्कल के ऊपर एक मैं आर्बिट्ररी नंबर ले लेता हूं XY, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर आर्बिट्ररी नंबर मैंने क्या लिया, XY, या फिर x प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है ना। तो ये नंबर है, और ये नंबर इस सर्कल की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही। और अगर मैं यहां से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1, दैट इज 1। और आप जानते हैं r इज इक्वल टू यही होता है, समझ आ रही है, r इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई पॉइंट के अंदर आपको पता है ना, इस एक्स वाई पॉइंट के अंदर यह जो हाइट है इसको y कहते हैं, और यह जो डिस्टेंस है इसे x कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो यह अगर x है, यह अगर y है, तो इनका जो हाइपोटेंस जो होगा वह ही r कहलाता है। यह एंगल अगर थीटा है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहां से r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड विद्वानों y बाय x इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x। ये एक्स वाई के आर थीटा में और आर थीटा के एक्स वाई में रिलेशन आ गए। x इज इक्वल टू आर थीटा में, y इज इक्वल टू आर थीटा में, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स वाई में, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x। आर यू गेटिंग सेटिंग, सब यहीं से आया। तो इसका मतलब इस रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी है 1, और r इसका क्या है, मॉडुलस। तो इसका मतलब इस सर्कल पे जो भी बिंदु होगा उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। और इस सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है सर, ये अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या है, ये एक बार क्लियर कर दो। ये एक बार क्लियर मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं, अभी रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको पीएसटी के अंदर पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, गिन भी नहीं सकते आप, इतने कॉम्प्लेक्स। मार साहब ये तो पता नहीं कई थ्योरी व्योरी मैंने हर कुछ आपने कर दिया, ऐसे थोड़ा कहीं उसमें बताओ न, सत्य में, ये तो असत्य लग रहा है। अगर आपको गणित पे विश्वास है तो आपको ये सत्य ही लगेगा। मतलब गणित पे विश्वास है पर नजर भी तो आना चाहिए, बिना नजर आए फिर हम ऐसे अंदर ही अंदर कैसे चलेगा। नजर दिला देता हूं, ठीक है, दिखा देता हूं कि वास्तव में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है भी है कि नहीं, जिसका हम कर्नल निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए मार साहब अलग अलग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कम से कम 20-25 धड़ाधड़ बोल देता हूं तो आपको विश्वास हो जाएगा कि 20-25 है। तो इस प्रूफ से, वो 20-25 से विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन इस प्रूफ की वजह से दिख रहा है कि इसके ऊपर आने वाला। अब इस पे आने वाले
हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, मैं लेके दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, और फिर आपको इनफाइनाइट भी दिखा देंगे। पहले 1, इसी के ऊपर मैं कुछ पॉइंट प्लॉट कर देता हूं ना, आपको विश्वास हो जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं 1, इसको कहते हैं -1, इसको कहते हैं आयोटा, इसको कहते हैं माइनस आयोटा। 4 नंबर तो यही हो गए। राइट। फिर 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, इस जगह वाला जो नंबर होगा उसको कहेंगे 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1/√3 प्लस √2/√3 आयोटा, ठीक है, 1/√3 प्लस √2/√3 आयोटा। तो इनका मॉडुलस निकालेंगे तो x स्क्वायर 1/2, y स्क्वायर 2 बाई, मतलब एक्स स्क्वायर तो 1/3 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3, और 1/3 प्लस 2/3 3/3 का अंडर रूट यानी कि 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा जीवन में चल क्या रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? फिर अगर हम क्या करते हैं, अगेन 1/2 प्लस आयोटा 1/2 ये होगा, पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ध्यान से समझना मैं कर क्या रहा हूं, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। फिर अगला 1/5 प्लस 2/√5, 1/√5 प्लस 2/√5 आयोटा, इसका भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे 1 आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1/6 प्लस √5 मतलब 1/√6 प्लस √5/√6 आयोटा। कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? इनफाइनाइट तक जा पा रहे हो कि नहीं? 1/√7 प्लस √6/√7 आयोटा, 1/√8 प्लस √7/√8 आयोटा, 1 बाय, तो आप अगर इस नंबर को इनफाइनाइट तक ले जाना चाहते हैं तो 1/√n प्लस √n-1/√n आयोटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हर एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तो होते ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो काउंटेबल तो दिख गए, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए, क्योंकि इस रियल नंबर लाइन पे कितने एलिमेंट होते हैं? अनकाउंटेबल, ओपन इंटरवल -1 से +1, और इस हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक एक नंबर सर्कल पे मिल रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इक्विवेलेंट की डेफिनेशन से अगर आपको थोड़ा बहुत भी काउंटेबिलिटी आता है, नहीं आता है तो दिल थाम के बैठे, मैं बताने वाला हूं आगे, काउंटेबिलिटी पढ़ेंगे तब। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस जीरो ओपन 1 से -1 के बीच में अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं, और हर रियल नंबर के इक्विवेलेंट सर्कल पे एक पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब जितने यहां नंबर होंगे उतने ऊपर वाले सर्कमफेरेंस पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और जितने ऊपर है उतने ही नीचे होंगे, तो अनकाउंटेबल का दुगुना हो गया, वो भी अनकाउंटेबल ही होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे इनफाइनाइट आपको दिख गए कि नहीं दिख गए? इसी में n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 0 आयोटा, n की जगह 2 लिखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, n की जगह 3 लिखेंगे तो 1/√3 प्लस √2/√3 आयोटा, 1/4 प्लस √3/√4 आयोटा, 1/5 प्लस √4/√5 आयोटा, 1/√6 प्लस √5/√6 आयोटा, और ऐसे ही अप टू इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। समझ आ रहे हैं? अनंत दिख गए आपको? हालांकि मैं तो कहा था कि 25 बोल दूं, पर 25 भी नहीं बोले, 5-7 बोले, उसमें ही दिख गए कि हाँ सर अनंत आ रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें क्या होंगे? इसके कर्नल के एलिमेंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसे भी आप नॉलेज के लिए यहीं लिखा हुआ रहने दीजिए। राइट, चलिए साहब अब गौर से देखिए, कर्नल तो मिल गया, अब हमें चाहिए रेंज। रेंज सेट यानी कि इसकी इमेजेस का सेट, तो वह ध्यान से समझिए। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x बिलोंग्स टू r नॉट वेयर x बिलोंग्स टू c नॉट। ध्यान से समझिए, ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेज आर नॉट में एग्जिस्ट कर रही हो, तो उन इमेजेस का सेट जो होगा उसे रेंज सेट कहेंगे। तो इमेज एफ ऑफ एक्स, तो अब ध्यान से समझिए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा मॉड्यूलस क्या आएगा आर नॉट में। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो का नहीं, जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस। तो जितने भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है? जीरो से बड़ा या बराबर। तो कब होता है? जब जीरो हो, पर जीरो है ही नहीं, तो जीरो से बड़े सारे रियल नंबर होंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं आता है, रियल नंबर ही आता है। बात समझ आ रही ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस रियल नंबर वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। आयोटा का तो कोई मॉड में कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए रियल नंबर आएगा, और रियल कौन से? पॉजिटिव वाले सारे रियल नंबर आ जाएंगे। इसलिए इसका रेंज सेट क्या आ रहा है? आर प्लस। क्या आपको समझ आया रेंज सेट आर प्लस क्यों आ रहा है?
कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी ले लीजिए, वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो होता ही है। 0.1 ले लीजिए, 0.1 करोड़ बार 0 फिर 1 ले लीजिए, इतना छोटा रियल नंबर भी लोगे वो भी किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मॉडुलस होगा ही होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? 1/, सर 0.01, 0.1000 बार जो है 1 करोड़ बार 0 और फिर 1, ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, ये पूछ लिया जाए तो? हाँ, पॉइंट के बाद 1 करोड़ 0 और फिर 1, ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है? तो ये 1/1 करोड़ 1। बात समझ आ रही है? 1/, हम क्या लिखें, 1 करोड़ 1 बार जो है वो 0 डिवाइड में हो, है ना, जब हम लिखते हैं 1 के पीछे, तो 1 के पीछे 1 करोड़ 0 जो होगा, ये एक रियल नंबर है, और रियल नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर की वैल्यू 0.0001 बार 1 करोड़ बार 0 1 है, तो इसी का मॉडुलस वही आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस वही होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हर पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस वही रियल नंबर आएगा, तो वो तो सारे आ ही गए। अब नेगेटिव वाले होंगे उनका भी मॉडुलस पॉजिटिव ही आएगा। फिर 2 प्लस जो है 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, ऐसे ऐसे भी होंगे, दूसरे भी कोई भी हुए, तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए उसका मॉडुलस क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इसकी इमेज सेट में क्या होंगे, सारे। यहां पर अब मॉडुलस 1 नहीं देखना है, मॉडुलस 1 तो कर्नल के लिए देखना था बस, यहां पर तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस जो है वो इस सेट में आएगा, क्योंकि इमेज चाहिए, और इमेज तो आर नॉट में ही होती है, और आर नॉट तो सिर्फ रियल नंबर्स का सेट है, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट क्या होगा, ठीक है। और अब पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट तो है, यह मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्या आर प्लस मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, बनाता है ना, फाइनल इनवर्स आ जाएगा हर एलिमेंट का। 0 तो आर प्लस में होता ही नहीं है, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, 0 इज द न्यूट्रल नंबर, तो आर प्लस में 0 तो नहीं है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और सभी पॉजिटिव रियल नंबर का इनवर्स नेगेटिव होगा, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड में होगा, है ना, ए का इनवर्स 1/a, तो पॉजिटिव रियल नंबर को 1 से डिवाइड कीजिए तो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही आता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप आ रहा है कि नहीं। और ये जो आपको कर्नल दिख रहा है ये भी ग्रुप होता है, यूनिट सर्कल पे आने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और खतरनाक बात तो यह है कि ये ग्रुप इस C0 मल्टीप्लिकेशन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। अब आप ये चेक करके आएंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लग जाएगी, है ना, या फिर कोई मुझे क्विक बता सके कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप कैसे है C0 मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, जो भी आइडिया आ रहा हो। क्या ये कर्नल जो दिख रहा है तुम्हें, इस यूनिट सर्कल पे आने वाले सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको ग्रुप भी नहीं दिख रहा, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा क्या? आपको पहले तो ये ग्रुप भी सही ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूं, ये ग्रुप तो है क्लोज्ड, है ना, दिखाता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, तो उनके गुणे का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ a into b बराबर mod a into mod b, और mod a 1 mod b 1, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1, क्लोज हो गया। संख्याओं का गुणा एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। यूनिटी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 1 का मॉडुलस 1 ही होता है, तो 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अगर a का मॉड 1 है तो a इनवर्स यानी कि 1/a का मॉड क्या आएगा, 1/mod a, और 1/1 यानी कि 1, तो चारों प्रॉपर्टी दिख गई, ग्रुप दिख गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? अब सब ग्रुप, अगर इसी ग्रुप के अंदर हम x इसमें लेवे, y इसमें लेवे, और xy इनवर्स भी इसमें दिखा दे, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो x लिया mod 1 वाला, y लिया mod 1 वाला, और xy इनवर्स का मोड क्या होगा, mod x अपॉन mod y, और mod x का मतलब 1, mod y का मतलब 1, 1/1 दैट इज 1, तो xy इनवर्स भी इसमें आ रहा है, दिख रहा है, सब ग्रुप हो गया। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएं, ये ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सर ये ग्रुप एबिलियन क्यों है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज ऑलवेज कॉम्पिटिटिव, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं का गुणा हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है ना, n to b b into a बराबर होता है, तो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप भी है, तो एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप तो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बात समझ आ रही है, दिख रही है, नजर खुल रही है, आंखें तेज हो रही है, बस यही काम आपको करना होता है अलजेब्रा के अंदर, बिल्कुल जो है एकाग्र चित्त होके देखना होता है। अलजेब्रा चिंतनशील लोगों का विषय है,
थोड़ा चिंतन ज्यादा करना पड़ता है, मनन दिखता नहीं है जो होता है, बात लिखी हुई होगी पर वो उसके अंदर होगी, है ना, बिटवीन द लाइंस कुछ होगा, है ना, उस लाइन के मध्य में कुछ ऐसा होगा कि यार ये पता नहीं यहां से यहां तक गए, उसी में बहुत सारी बातें हैं, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो, लिखा होता है सामने है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 हो, ऐसे करते रह जाओगे, समझ आ रही है, पता ही चलेगा क्या बात चल रही है, उसके बाद अंदर बात क्या है, समझ आ रही है। तो एक सेट है, कई ऐसे एमएससी धारी और पीएचडी धारी हैं, उनको सेट पढ़ना नहीं आता है, ये सेट ही पढ़ना नहीं आता, वो मैं दूसरे सेट की तो बात नहीं कर रहा, कई हैं ऐसे जिनको ये सेट, कि इस सेट में कितने एलिमेंट हो, मॉडुलस 1 है तो 1 होगा, नहीं 1 तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, कई बार तो ऐसी बात बोल देते हैं। एक विद्वान का कल ही मेरे को कमेंट आया था, है ना, कि सर हमने कहीं पढ़ा है कि जो 0 है वो होल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, किसी किताब में पढ़ा है, आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा भाई बढ़िया है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई किसी किताब में पढ़ा है ढूंढ के लाना, है ना, हो सकता है आपने गलत याद रह गया हो ऐसा कुछ। 0 इज डेफिनेटली एन इंटीजर, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, 0 होल नंबर में भी होता है और इंटीजर में भी होता है, ऐसा वगैरह मैंने उनको कहा, मैसेज किया, उन्होंने कोई पर्टिकुलर किताब का नाम लिया, सर उस किताब में मैंने पढ़ा था। मैंने कहा देखो हो सकता है मिस प्रिंट हो गई हो उस बुक के अंदर, बाकी ऐसा होता नहीं है ना, पर उन्होंने हालांकि उस बुक में भी देखा होगा नहीं, पर फिर भी आप लोगों को जो लग रहा है उसके लिए अनुभव चाहिए थोड़ा सा, जो आपको भी लग रहा है कि यार ये ऐसा तो हो ही जाएगा, है ना, तो देख लो, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपसे गलती हो भी रही है, हमसे होती है, रोज होती है, डेली होती है, और हम जितना आप ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपको रियलाइज होगा कि आप क्या है। थोता चना बाजे गना, अध जल गगरी छलकत जाए। जब तक आपको उस जिस चीज का ज्ञान नहीं होता ना, जब तक गहराई में डूबते नहीं है, तब तक आपको लगता मैथ्स इसमें तो मैं किंग फोड़ दूंगा, अरे फोड़ वोड़ गई दूंगा, समझ तो ले सब्जेक्ट को, बोला खोल तो सही उसको ओपन करके, कहां तक का ज्ञान रखता है, होता है जनरली हम 10वीं होते हैं, अब 10वीं में गणित तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, गणित में तो अपन, और वो अपन 10वीं में है अभी, और उस अपन को ऐसा लग रहा है 11वीं 12वीं में भी आ जाते हैं और फिर ठीक ठाक नंबर भी आ जाते हैं, तो यू मैथमेटिक्स कोई टेंशन नहीं, इसमें तो अपन, है ना, कई बिरले लोग हैं, उन बिरले लोगों से पूछना, और आजकल तो 90% लोग ऐसे हैं, जो नई जनरेशन जो डेवलप हो रही है ना मार्केट के अंदर, उसमें तो 90% ऐसे हैं जो खाली ऊपर ऊपर से जानते हैं, और दिल उनका पक्का, उनको पता है अपन गणित नहीं पढ़ सकते, अब जमाना गया, अब अपने बस की बात ही नहीं है ना, स्वाहा हो गए। ठीक है, हमारे मार साहब थे एक, वो कह रहे थे कि सर आप जो है YouTube पे भी बहुत सारी पब्लिक हो जाती है दूसरे इधर उधर की, अब उसको कम करो, सब्सक्राइबर कम करवाओ, ऐसे अब अननेसेसरली जो है हर कोई बच्चा जुड़ जाता है, उसको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, जो वास्तव में उसका लाभ उठा सके ऐसी ऑडियंस, तो उसके लिए आप कंटेंट ऐसा वाला ही पब्लिश करें, सिंपल वाला डाले ही मत। एक मार साहब ने कहा कि आप सिंपल कंटेंट पब्लिश करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, बच्चों को लगता है बस ये इतना सरल, ठीक है छोड़ो, इससे तो बढ़िया रील्स ही बना लो, ये तो सरल है मैं कर लूंगा, ज्यादा मुश्किल, मैंने कहा मैं ज्यादा मुश्किल डालूंगा, वो देखते हैं उनको ये पता नहीं क्या है, ये तो गणित वणित, फिर तो छोड़ो, तो जीवन में आगे गणित छोड़ देगा, तो कि छोड़ देगा तो छोड़ देगा, सबकी बस की बात नहीं है ना, थोड़ा हार्ड विषय है मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में अभी हीरोइन आएगी, है ना, हीरो आएंगे, नायक नायिका आएंगे और स्टोरी में सस्पेंस आएगा, ऐसा कुछ, और आपको मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कर्नल और रेंज आता है, वो भी समझ नहीं आता है ना, कि क्या आ रहा है, तो थोड़ा विषय अच्छा है, संजीदगी वाला है, चिंतन जो है करने लायक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए, रेंज ऑफ एफ, तो ऐसे रियल नंबर्स, सॉरी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी इमेज की बात करो, इमेज आएगी मॉडुलस, उनका मॉडुलस, और हम जानते हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव ही होता है, तो इस रेंज में क्या आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और सारे पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, और ये इसका सबसेट है तो सब ग्रुप हो गया, और इसको मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सर आपने तो कहा था कि ये पीछे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, लेकिन ये तो एबिलियन सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, मैंने यूं थोड़ी कहा कि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ग्रुप पीछे वाला एबिलियन है तो इसका ये क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया, तो रेंज इस पीछे वाले का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है,
और एक कर्नल इस आगे वाले का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। इस केस में दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, बाकी जरूरी नहीं है। रेंज पीछे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आर यू गेटिंग सेटिंग? बड़े अगले क्वेश्चन। अगला मैपिंग आर प्लस से सी नॉट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। किस प्रकार दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें क्या पता करना है, अगर एफ आर प्लस से सी नॉट मल्टीप्लीकेशन के ऊपर इस प्रकार से मैपिंग है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ एफ के साथ दे रखा है, ध्यान से समझिए कि ऐसे रियल नंबर जिनकी इमेज क्या आ जाए पीछे वाले की आइडेंटिटी, कर्नल का मतलब यही होता है। अब पीछे वाले ग्रुप सी नॉट मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो ऐसे रियल नंबर जिनकी इमेज 1 आ जाए। मुझे बताइए इमेज एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ई की पर आयोटा एक्स, ई की पर आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो बताइए ई की पर आयोटा एक्स 1 कब होगा, किस रियल नंबर, ऐसा क्या रियल नंबर लिखूं कि ई की पावर आयोटा एक्स लिखने पर वो 1 आ जाए, ठीक है। ई की पर आयोटा एक्स, ई की पर आयोटा थीटा, ऐसा समझो आयलर फॉर्मूले से ई की पर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कब होता है, किसके ऊपर, तो हर 2n पाई के ऊपर। मतलब इस थीटा की जगह 2n पाई या x की जगह 2n पाई लिखा जाए, कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई है ना, तो 2n पाई मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई 1, कोस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई 1, साइन 4 पाई साइन 2 पाई साइन 6 पाई सब 0, कोस 2 पाई कोस 4 पाई कोस 6 पाई सारे 1। बात समझ आ रही है? तो ये वो रियल नंबर आ गए। ये सभी रियल नंबर इर्रेशनल है कि रेशनल है, कि रियल है कि कॉम्प्लेक्स है? ये सारे नंबर दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स तो है ही, ये सारे रियल तो है ही, क्योंकि हम रियली लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ रेशनल है कि इर्रेशनल है, रेशनल है, फाइनल सारे रेशनल। ध्यान से सुनना, पाई इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर एंड एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल। पाई इर्रेशनल है और उसका कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल आएगा तो वो भी क्या आएगा, इर्रेशनल। तो यहां पर सिर्फ एक नंबर आएगा वो रेशनल आएगा, कौन सा वाला, 0, क्योंकि हम n की जगह 0 लिखेंगे तो 0 2 इंटू 0 पाई यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस 6 पाई माइनस 6 पाई प्लस 8 पाई माइनस 8 पाई, सारे के सारे इर्रेशनल हैं। बात समझ आ रही है? पर इर्रेशनल और रेशनल हो तो भी रियल तो है ही, हमें रियली चाहिए थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस सेट में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर है विच इज 0, अदरवाइज ऑल आर इर्रेशनल नंबर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बाकी सभी इसमें इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या आपको सारे नंबर दिख गए इसके अंदर क्या है? और यह क्या हो गया, कर्नल ऑफ एफ 2n पाई प्लस सच दैट n बिलोंग्स टू z। सर क्या ये ग्रुप बनाएगा? तो बिल्कुल कर्नल इफ आगे वाले का सब ग्रुप होता है, यानी कि प्लस के लिए ग्रुप बनाता है। 2n पाई का इनवर्स क्या होगा, माइनस 2n पाई, एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी 0 इसमें है, n 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एडिशन की आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, तो ये सब ग्रुप और एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप। समझ आया? कर्नल समझ आ गया? रेंज देखिए साहब, रेंज ऑफ एफ इस पीछे वाले सेट के वे एलिमेंट जो आगे वाले सेट के एलिमेंट की इमेजेस हो, यानी कि रियल नंबर्स की इमेजेस का सेट रेंज कहलाता है। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी नॉट। अब गौर से देखिए साहब, हमने इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दिया है, जेड लिख दिया है। एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, जेड, और ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मतलब ई की पावर आयोटा एक्स, तो जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स। आप मुझे बताइए कि कोई अगर यहां रियल नंबर लिख रहे हैं हम तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हाल क्या होगा? हमने क्या बोला है, ऐसे रियल नंबर जिनकी इमेजेस, ठीक है साहब। तो गौर से देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हो सकता है आइडिया ना हो, मैं बता देता हूं। हर धरती के कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो उसमें x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखिए, क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और आर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसको ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। कुछ समझ आ रही है क्या? तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा x है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई में r कितना है, 1, और r मतलब क्या होता है, मॉडुलस। तो यहां जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। ये इसका तात्पर्य है। ये रही बात बिटवीन द लाइंस की।
यहां तो लिखा हुआ है कि z हमने क्या एफ ऑफ एक्स यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेज ई की पावर आयोटा एक्स हो, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली स्मॉल z से लिखते हैं, तो स्मॉल z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या हो ई की पावर आयोटा एक्स के बराबर हो। z की जगह एफ ऑफ एक्स समझो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, तो z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, और z अगर ई की पावर आयोटा एक्स के बराबर होगा तो r क्या होगा 1 होगा, r1 इसका मतलब क्या हुआ मॉडुलस 1। तो जिनका मॉडुलस 1 है वह रेंज है। ऊपर वाले में जिनका मॉडुलस 1 था वो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 वो कर्नल था, इस बार ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है वह रेंज है। तो पूरे दोनों पेज पे यही स्ट्रक्चर है पूरा, जो आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसमें कर्नल में पूरे रियल नंबर सारे आ गए r प्लस पॉजिटिव वाले, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर कैटेगरी के रियल नंबर आए हैं। कौन से 2n पाई यानी कि 2 पाई के मल्टीपल सारे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो कर्नल रेंज निकालना आ गया आप लोगों को। कर्नल कैसे निकालते, रेंज कैसे निकालते, ग्रुप मॉर्फिज्म। तो अभी तक हमने जो आपको बताए हैं पिछले, एक तो आपका होमवर्क क्या है, इनमें से कौन कौन से, इन 7 में से कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म है पहले तो ये पता करके आना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने ये आपको 8 क्वेश्चन और दिए हैं, इन 8 में सभी के आपको क्या करने हैं, कर्नल और रेंज निकाल के लाने हैं। फर्स्ट में कर्नल रेंज, सेकंड में कर्नल रेंज मैं आपको निकाल के बता चुका हूं। कुछ समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। अभी हम इससे आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। कर्नल रेंज का आइडिया लग गया, ग्रुप मॉर्फिज्म का आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म की। बात समझ आ रही है। ग्रुप मॉर्फिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। उस डेफिनेशन के बाद हमने क्या बात करी, ग्रुप मॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बाद हमने क्या बात करी, ग्रुप मॉर्फिज्म जो है वो चेक कैसे करते हैं, एग्जांपल्स देखे। तो कुछ एग्जांपल मैंने बताए हैं, बाकी आपको 5-7 होमवर्क के तौर पे दिए हैं, वो घर से सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नल क्या होता है, रेंज जो है क्या होता है, वो दोनों डेफिनेशन देखी और उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करके लाने हैं। फिर अगला आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। अ ग्रुप मॉर्फिज्म एफ डिफाइंड फ्रॉम G स्टार टू G डैश O इज सेड टू बी। एक ग्रुप मॉर्फिज्म क्या हो सकता है, क्या क्या कहलाता है। 5 प्रकार का ग्रुप मॉर्फिज्म होता है बेसिकली। बाकी आगे इनमें और आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म के फिर से टाइप्स होते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह। लेकिन फिलहाल ग्रुप मॉर्फिज्म बेसिकली यही 5 प्रकार का होता है। पहला मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, राइट। अब हम बात करें मोनोमॉर्फिज्म की। इफ f इज अ 1-1 फंक्शन, अगर f क्या है 1-1 फंक्शन है तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। अगर f क्या है इपीमॉर्फिज्म है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन 1-1 ऑन टू चेक करना आता है, अभी नहीं आता तो सिखा देंगे। 1-1, ठीक है। अगर फंक्शन 1-1 हो और ग्रुप मॉर्फिज्म हो, दोनों हो, ग्रुप मॉर्फिज्म तो होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ 1-1 फंक्शन भी हो तो मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। वही होमोमॉर्फिज्म अगर ऑन टू हो तो इपीमॉर्फिज्म कहलाता है। अगर कोई ग्रुप मॉर्फिज्म 1-1 और ऑन टू दोनों हो तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। और अगर एक फंक्शन दो ग्रुप पे डिफाइन होने वाला आइसोमॉर्फिज्म है तो उन दोनों ग्रुप को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। आइसोमॉर्फिक का मतलब जानते हैं, जिनके लूण और लक्षण सेम हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, यानी कि ऑर्डर भी सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट साइक्लिक तो दूसरा साइक्लिक, एबिलियन तो दूसरा एबिलियन, सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। ऐसे ग्रुप को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। और वो आइसोमॉर्फिक के लिए उनके ऊपर एक कोई ना कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता ही करता है, तभी इसीलिए उनको आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। बात समझ आ रही कि ना रही है। तो आइसोमॉर्फिज्म ये हम पढ़ेंगे। इंडोमॉर्फिज्म, अगर जो ग्रुप मॉर्फिज्म है उसमें जी और जी डैश क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ऑटोमॉर्फिज्म, अगर दोनों ग्रुप इक्वल भी हो, 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी कि ऊपर वाले सारे मॉर्फिज्म हो, तो ऐसे मॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, समझ आ रही कि नहीं। 1-1 होते ही ग्रुप मॉर्फिज्म, 1-1 होते ही मोनोमॉर्फिज्म, ग्रुप मॉर्फिज्म ऑन टू होते ही इपीमॉर्फिज्म, और दोनों हैं इसलिए आइसोमॉर्फिज्म। और जी और जी डैश अगर बराबर भी हैं तो इंडोमॉर्फिज्म, और 1-1 ऑन टू जी और जी डैश बराबर सारा हो गया तो ऑटोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। एवरी ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज इपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप मॉर्फिज्म, बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन इनका विपरीत जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कि जो हर ग्रुप मॉर्फिज्म है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो गई होगा, क्या जरूरी नहीं है। हर मोनोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। पल्ले पड़ रहा है, टाइप समझ में आ गए।
अब ध्यान से समझिए, टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। अब कथा आती है ग्रुप मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज। ठीक है साहब, तो प्रॉपर्टीज की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब आपका एक और होमवर्क है, पीछे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 7-8, उन सभी में कौन कौन से आइसोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो फिर उनका ये टाइप भी पता करके आना है। आप बोल रहे हैं कि 1 1 1 2 हमें निकालना आता है, 1 1 1 2 देखना है और ग्रुप सेम है कि नहीं एक बताना है 1 1 1 2 वाला। चलिए मैं एक में चेक करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे हम जो है चेक किया करते हैं। ध्यान से समझिए, सपोज हमने यही मैपिंग ले लीजिए, ध्यान से समझिए, यही मैपिंग हम ले लेते हैं और इसी को चेक करते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है कि इपीमॉर्फिज्म की इंडोमॉर्फिज्म की मोनोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए साहब, अभी मैं एक क्वेश्चन जो है आपको दिखा देता हूं, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लाइफ इजी हो जाएगी। ये देखिए साहब, क्वेश्चन लिख देते हैं, एग्जामिन द नेचर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं, एग्जामिन, पता कीजिए, जांच कीजिए, एग्जामिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मॉर्फिज्म। जितने भी ग्रुप मॉर्फिज्म नीचे लिखे हुए उन सभी का नेचर आपको एग्जामिन करना है। समझ आ रही है? तो कौन कौन से लिखे हुए हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। यह रहे सारे, ये 5 तो वो शुरुआत से चल रहे हैं वही वाले हैं, ये 3 मैंने नए बनाए हैं, बाकी 5 तो वही वाले हैं। राइट, तीन ये मैं और लिख देता हूं यहां पर। समझ आ गई? तो ये आपका एक शानदार वाला नया क्वेश्चन बन गया है। राइट, तो अब मैंने आज की क्लास में आपको 5-5 7-7 के 3 जो है सवाल दिए हैं, वो सॉल्व करके लाने। पहले इसमें से एक और देख लो, हम बात कर लेते हैं इसकी, है ना। एक ले लेता हूं, उसको 1 1 on 2, है ना, सब कुछ प्रूव कर देता हूं, इवन सब कुछ प्रूव कर देता हूं, ग्रुप मॉर्फिज्म से लेकर सब कुछ। ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि फंक्शन भी है कि नहीं। ठीक है, तो क्या ये सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये वेल डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे वेल डिफाइंड फंक्शन। कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान से समझिए, सुपरिभाषित फलन है कि नहीं। फंक्शन प्रूव करने का तरीका एल्जेब्रिकली अगर हम बात करें तो बीजीय रूप से पहले वाले ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट लेंगे और इनके अंदर इन दोनों एलिमेंट को बराबर मानेंगे, और अगर इनकी इमेजेस भी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्योंकि 2 एलिमेंट सेम हो लेकिन इनकी इमेजेस अलग अलग हो तो फिर वह यूनिक इमेज नहीं होती है, इसलिए वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो अगर 2 एलिमेंट सेम लिए तो उनकी इमेजेस भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। या फिर यूं कहो कि 2 अगर इमेजेस सेम ले रखी हैं, सॉरी इमेजेस अगर हमने अलग अलग ली हैं तो एलिमेंट्स जो है वो भी अलग अलग होने चाहिए, तो ही वेल डिफाइंड फंक्शन होता है। तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के 2 तरीके हैं। क्या है, पहला तो x1 इज इक्वल टू x2 हम लेके चलते हैं और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए तो क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड फंक्शन। एक तरीका तो ये, या फिर दूसरा तरीका क्या है, हमने अगर इमेजेस अलग अलग ले रखी हैं, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 ऐसा हम लेके चल रहे हैं और किसी तरह x1 नॉट इक्वल टू x2 ऐसा आ जाए तो भी सिद्ध हो जाएगा कि यह वेल डिफाइंड फंक्शन है। बात समझ आ रही है क्या चल रहा है? अब गौर से देखिए साहब, वेल डिफाइंड फंक्शन हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित फलन। हमें पहले ग्रुप के कोई 2 एलिमेंट लेने हैं तो हमने क्या कर दिया, लेट एनी x, y, कोई 2 एलिमेंट मान लिए, लेट एनी x, y बिलोंग्स टू C0 सच दैट, किस प्रकार के लिए हमने दोनों एलिमेंट,
इस प्रकार के लिए कि इसमें हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया है, x इज इक्वल टू वाई ले लिया है। अब अगर जो किसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, राइट। अब x इज इक्वल टू वाई, डरना मना है, गौर से देखिए। मुझे बताइए अगर दो नंबर ही इक्वल है तो क्या उनके मॉडुलस भी इक्वल होते हैं? जब दो नंबर खुद ही बराबर हैं, 5 बराबर 5, तो उनका मॉडुलस भी बराबर ही आएगा। और मॉड x मतलब f ऑफ x और मॉड y मतलब f ऑफ y। तो हमने तो f इज x इज इक्वल टू y लिया और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y आ गया। देयरफॉर f इज वेल डिफाइंड। यानी कि ये फंक्शन तो है और आपको सभी क्वेश्चन में पहले ऐसे चेक करना है क्यों फंक्शन भी यही है कि नहीं, मैंने डिफाइन किया वो फंक्शन ही नहीं है और आप कह दोगे ये तो ग्रुप मॉर्फिज्म। समझ आ रही कि ना रही? देयरफॉर f इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले तो यह क्या है? सुपरिभाषित फलन है, हिंदी में कहे तो, इंग्लिश में कहे तो वेल डिफाइंड फंक्शन है। और वेल डिफाइंड फंक्शन प्रूव करने के ये दो तरीके होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वेल डिफाइंड प्रूव करने के ये दो तरीके होते हैं। तो हमने एक वाला लगाया है। दूसरा, वेल डिफाइंड होने के बाद अब हमें क्या चेक करना है कि ये ग्रुप मॉर्फिज्म है कि नहीं। होगा तो आगे मोनोमॉर्फिज्म, बीपीमॉर्फिज्म सब चेक करेंगे, है ना। तब हम चेक करते हैं सेकंड नंबर विच इज ग्रुप मॉर्फिज्म। और ग्रुप मॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे चेक करते हैं ग्रुप मॉर्फिज्म, वह गौर से देखिए। ग्रुप मॉर्फिज्म चेक करने का तरीका होता है कि हम इस पहले वाले ग्रुप के कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, और एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ जाना चाहिए। आगे वाले का ऑपरेशन और पीछे वाले का ऑपरेशन देखते हैं। तो हमने क्या कर दिया, कोई ए बी मतलब एक्स वाई ले लिया हमने दो एलिमेंट। लेट एनी, हमने क्या किया, लेट एनी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप दैट इज सी नॉट। तभी आ क्या जाना चाहिए, देन एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाले का ऑपरेशन इनटू वाई इज इक्वल टू, जो अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ जाए, इसमें भी इंटू है इसलिए तो सिद्ध हो जाएगा कि ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, यहां एक्स होता है तो मॉड एक्स, एक्स इंटू वाई है तो मॉड एक्स इंटू वाई, और मॉड एक्स इंटू वाई को मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, और मॉड एक्स इंटू मॉड वाई हम लिख पा रहे हैं। और मॉड एक्स फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और मॉड वाई फिर से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई। तो निष्कर्ष क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला विद्वानों, कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मिल रहा है। और अगर ऐसा मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप मॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसमें इसको नाम 1 दे देना और यहां पर लिख देना कि ये कहां से लाए हैं हम, बाय 1 से लेकर आए हैं। किसको, मॉड एक्स को ये और मॉड वाई को, ऐसा कहां से लिख पाए हैं, 1 से। इसमें भी लिख देना बाय 1, और 1 से हम ऐसा लेके आए पाए। देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप मॉर्फिज्म। यहां से निष्कर्ष क्या निकला, एफ क्या है, देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप मॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। समझ आ रही है क्या बात? अतः एफ एक ग्रुप मॉर्फिज्म है। तो वेल डिफाइंड यानी फंक्शन हो गया पहले। हर फंक्शन ग्रुप मॉर्फिज्म हो जरूरी नहीं है, पर आगे जाके देखा तो ये ग्रुप मॉर्फिज्म भी आ रहा है। अब ये ग्रुप मॉर्फिज्म है तो मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म में से कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे बताइए क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म या इंडोमॉर्फिज्म हो सकता है क्या? दोनों ग्रुप इक्वल हो तो ही इंडोमॉर्फिज्म, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ 1 1 1 2 भी हो तो ऑटोमॉर्फिज्म। तो इक्वल तो नहीं है। सिंस, यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस सी नॉट इज नॉट इक्वल टू आर नॉट। ठीक है साहब, क्या लिखेंगे यहां पर, इंपॉर्टेंट बात, सिंस सी नॉट मल्टीप्लीकेशन या फिर सी नॉट इज नॉट इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो बस, सी नॉट इज नॉट इक्वल टू आर नॉट। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर दोनों बराबर नहीं होते हैं। इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई होगा, एफ कैन नेवर बी इंडोमॉर्फिज्म एज वेल एज ऑटोमॉर्फिज्म। एफ इंडोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हर कॉम्प्लेक्स रियल थोड़ी होता है। तो आर नॉट तो सी नॉट का सबसेट होता है लेकिन सी नॉट आर नॉट का सबसेट थोड़ी होता है। दोनों सेट इक्वल नहीं है, सबसेट है। ये पूरा इसमें कंटेन करता है लेकिन दोनों बराबर थोड़ी है, बराबर अलग चीज है, सबसेट अलग चीज है। हाँ, ये भी इसका सबसेट और ये भी इसका सबसेट हो तो ही बराबर होते हैं, बराबर की डेफिनेशन यही है। तो ऐसा है नहीं, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे के अंदर कंटेन जरूर कर रहा है। आर नॉट सी नॉट में कंटेन कर रहा है लेकिन दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है?
राइट। अब गौर से देखिए, सी नॉट आर नॉट के इक्वल नहीं है, सिंस ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज एफ कैन नेवर बी, एफ क्या नहीं हो सकता, एफ कैन नेवर बी इंडो एज वेल एज ऑटोमॉर्फिज्म, इंडो एज वेल एज ऑटोमॉर्फिज्म। ये इंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है, ना तो इंडोमॉर्फिज्म नहीं ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है, तो दो तो फेल हो गया। अब रही बात मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, 1 1 1 2 दोनों हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिज्म, ओनली 1 1 होगा तो मोनोमॉर्फिज्म, ओनली 1 2 होगा तो इपीमॉर्फिज्म। अब वो चेक करने के लिए हमें 1 1 ऑन 2 चेक करना है, तो अब हम 1 1 ऑन 2 भी चेक कर लेते हैं, राइट। गौर से देखिए साहब, तीसरा काम हम करते हैं, वेल डिफाइन और ग्रुप मॉर्फिज्म चेक करने के बाद 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझिए। जो हमने पीछे वेल डिफाइन प्रूव किया है या चेक किया है उसी का विपरीत, ये माना और ये आगे, अब ये मानेंगे और ये ले आएंगे, और ये मानेंगे और ये ले आएंगे, दोनों में से कोई सा भी लगाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखिए साहब, लेट हमें क्या करना है, पहले ग्रुप के 2 एलिमेंट लेने हैं, लेट एनी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी नॉट। तो हमने x, y, c नॉट के एलिमेंट ले लिए। किस प्रकार के एलिमेंट लेने हैं कि इनकी इमेजेस इक्वल है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, ये बराबर मान के चलना है। और अगर हर हाल में हर बार x बराबर y आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि यह क्या है, 1 1 फंक्शन है। लेट एनी x, y बिलोंग्स टू c नॉट, मतलब आर्बिट्ररी, हम सभी की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y माना है। f ऑफ x इक्वेशन 1 से क्या है, मॉड x। f ऑफ y क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मॉड y। अब आप मुझे बताइए कि क्या मॉड x और मॉड y बराबर है, तो क्या x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं हर बार। यहां से हम x इज इक्वल टू y तो नहीं लिख सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, ये लिखना है। मार साहब क्या है ये, मार साहब वो पहले लिखा था वो गलत क्यों है, और ये है ना, नीड नॉट इंप्लाइज, ये इंप्लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये है। बात समझ आ रही है। अगर मैं ऐसा लिख देता तो क्या होता है कि इससे इंप्लाई आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या ऐसा है, बिल्कुल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, समझ आ रही ना। तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये चिन्ह यहां नहीं लगा के यहां लगा देना है। तो ये इंप्लाई नहीं करता है। अगर ये इंप्लाई नहीं कर रहा है तो निष्कर्ष क्या निकला कि हम तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चल रहे थे, लेकिन x इज इक्वल टू y हर बार नहीं आ रहा है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और मैं आपको मेनी 1 दिखा भी देता हूं। मॉडुलस है, 1 का मोड भी 1 आएगा और -1 का मोड भी 1 आएगा। तो 1 और -1 दो की एक इमेज आ रही है, तो इसको कहते हैं मेनी 1 फंक्शन। बहुत सारे एक पे जा रहे हैं। और हमने आपको बताए थे ऐसे अनकाउंटेबल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस 1 होता है। तो अनकाउंटेबल एलिमेंट 1 पे जाएंगे, उनकी इमेज 1 होगी। समझ आ रही ना। तो मेनी 1 फंक्शन है, 1 1 तो यह नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। देयरफॉर f इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। बात समझ आ रही है। इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। बात समझ आ गई। 1 1 तो नहीं है, इंप्लाइज f इज नॉट मोनोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसलिए f क्या नहीं है, इंप्लाइज f इज नॉट अ मोनोमॉर्फिज्म। समझ आ रही है बात। कैसे चेक करना है, ऐसे ही घर से जो जो होमवर्क दिए हैं सॉल्व करके लेके आएंगे। आखिरी बात देख लीजिए साहब, क्योंकि हम मोनोमॉर्फिज्म नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है। इंप्लाइज f इज नॉट मोनोमॉर्फिज्म, या f इज नाइदर मोनोमॉर्फिज्म नॉर आइसोमॉर्फिज्म। इंप्लाइज f इज नाइदर मोनोमॉर्फ, जो मोनोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता वो आइसो नहीं हो सकता है ना। f इज नाइदर मोनोमॉर्फिज्म नॉर आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में भी 1 1 चाहिए होता है। तो 4 तो फेल हो गए। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि पांचों में से एक भी मॉर्फिज्म ना हो कोई। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ना मोनोमॉर्फिज्म हो, ना ईपीमॉर्फिज्म हो, ना आइसोमॉर्फिज्म हो, ना इंडोमॉर्फिज्म हो, ना ऑटोमॉर्फिज्म हो, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। मार साहब फिर उसे क्या कहेंगे, उसे नॉर्मल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। समझ आ रही है। हो सकता है ये निकल जाए, ठीक है। ऑन टू, और ये है भी
है ना, ये वही वाला होमोमॉर्फिज्म है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ आ रही है? अभी देखो मोनोमॉर्फिज्म नहीं हुआ, आइसो नहीं हुआ, इंडो और ऑटोमॉर्फिज्म पहले ही फेल हो चुके थे, ठीक है। अब बच गया आखिरी इपीमॉर्फिज्म, वह भी देख लीजिए साहब। तो हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी ये नहीं है, आपको दिख रहा है कि नहीं? मार साहब हमें नहीं दिखा ऑन टू है कि नहीं है। आगे वाले ग्रुप की इमेजेस का सेट, रेंज सेट अगर पीछे वाले पूरे ग्रुप के इक्वल आता हो, इसका हमने रेंज सेट निकाला था आज की क्लास में, बताओ तो क्या आया था इसका रेंज सेट? सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और इसके सारे पॉजिटिव थोड़ी, इसमें तो नेगेटिव रियल नंबर भी हैं, तो सारे नेगेटिव वाले रियल नंबर पीछे वाले सेट में खाली पड़े रह जाएंगे, तो ऑन टू नहीं होगा। ये तो हुआ डायरेक्ट, है ना, मैपिंग से देख लिया। तो बाकी अगर हम ऑन टू चेक करें तो कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझिए। पीछे वाले सेट के हर एलिमेंट के लिए आगे वाले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, लेट एनी y बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, यानी कि R0, कोई भी भाई अगर हमने R0 में लिया और उसके लिए अगर हम क्या कर दें, देन देयर एग्जिस्ट, उसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, x बिलोंग्स टू C0। कोई भी भाई अगर हमने किस में लिया, R0 में, तो उसके लिए कोई x C0 में इस प्रकार होना चाहिए। किस प्रकार विद्वानों? कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए, इसकी इमेज ये आ जाए। अगर इस प्रकार से अगर हम हर एक y बिलोंग्स टू R0 के लिए दिखा सकें तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं है? तो लेट एनी y, हमने क्या ले लिया, लेट एनी -1 बिलोंग्स टू R0, ठीक है। देन हम क्या बता पा रहे हैं, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू C0। इसके लिए C0 में ऐसा एक भी आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाए, y दैट इज -1 आ जाए। क्या ऐसा होता है क्या? क्यों? बिकॉज विद्वानों मॉड x, f ऑफ x तो क्या होता है, मॉड x, और मॉड x तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस -1 तो हो ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? Therefore f is not onto, therefore f is not an onto function। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए f onto, पीछे वाले सेट में एलिमेंट खाली बचे रह रहे हैं, नेगेटिव वाले सारे, -1 की जगह -2 लूंगा तो भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज मॉडुलस ऑफ x कैन नेवर बी इक्वल टू -1, क्योंकि कभी भी मॉडुलस -1 के इक्वल नहीं आ सकता है। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करा सकते कि उसकी इमेज -1 आ जाए, क्योंकि इमेज का मतलब क्या है, मॉडुलस 1। और इतना यू लिख दीजिए साहब, f ऑफ x, और f ऑफ x का मतलब होता है मॉड x, और मॉड x इज इक्वल टू -1 आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore f is not an onto function, f onto function नहीं है, implies f is not, implies epimorphism नहीं है, implies f is not an epimorphism। बात समझ आ रही है क्या? ऐसे ही आपको घर से चेक करके लेके आना है। इतना व्यवस्थित तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको तो इतना व्यवस्थित लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चेक करना है 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है कि वगैरह वगैरह। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये है नेचर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप मॉर्फिज्म की प्रकृति, कि वो कैसा है ना, मोनोमॉर्फिज्म। इन 8 में आपको चेक करके लाना है, पहला वाला मैं चेक कर चुका हूं, फंक्शन है, ग्रुप मॉर्फिज्म है, लेकिन 1 1 ऑन टू में से कुछ नहीं है, इसलिए मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म में से कुछ भी नहीं है। क्या समझ आ गई बात? आज की क्लास डन। तो ये जो आपको अलग अलग मैंने 3 से 4 सेक्शन दिए हैं वो सॉल्व करके लाने हैं। 3 सेक्शन दिए हैं ना, पहले तो ग्रुप मॉर्फिज्म में से इन 8 में पता करना है कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म है, फिर उसके बाद आपको इनमें कर्नल और रेंज निकाल के लेके आने हैं, फिर इन्हीं में से सभी का नेचर फाइंड करके लेके आना है। तो 3 सेक्शन में हमने आज की क्लास को फिनिश किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म जो है बताऊंगा, और उसके माध्यम से हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। बात समझ आ रही है? जिन भी विद्वानों ने ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है एमएससी एंट्रेंस के लिए, कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, वे लोग अब से ही पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। नया चैप्टर स्टार्ट किया, और भी मैं इंटीग्रल कैलकुलस और उसमें भी नया चैप्टर स्टार्ट आज से ही करने जा रहा हूं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम ट्रिपल इंटीग्रल देखेंगे, और उधर हम रियल एनालिसिस तो फर्स्ट ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे।
बात समझ आ रही है? तो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है अब से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं युद्ध स्तर पे, अगर चाहे तो। अदरवाइज तो वैसे भी हर आदमी पढ़ लेगा तो कैसे चलेगा, है ना? अगर हर व्यक्ति ही पढ़ लेगा तो पढ़ने का मतलब कि वो उस काबिल हो जाएगा, तो फिर, है ना, तो फिर तो मजूरी कौन करेगा, है ना? पढ़ लिख लिया तो मजूरी करेगा ही नहीं। हालांकि आजकल पढ़ा लिखा कम है पर मजूरी करता नहीं है ना? पर पढ़ने लिखने का मतलब हर आदमी ही आईआईटी के काबिल हो गया, है ना? तो फिर दुविधा हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं, तय है ना? खाली डिग्रियां अलग चीज हैं और कंपटीशन एग्जाम अलग चीज है, इसीलिए उसका तोड़ निकाल लिया। सोच के देखो, इंडिया पीछे नहीं है एजुकेशन के मामले में, किसी तरह पीछे नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री घटिया है, ये एजुकेशन इंडस्ट्री को ही पता है कि यार अपना यहाँ का यार एजुकेशन जो मतलब शिक्षा नीति है वो बिल्कुल बकवास है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, एंट्रेंस एग्जाम रखो, हम तो बिना ठोक बजा के चेक किए सिलेक्शन नहीं देंगे। जैसे आईआईटी वाले हैं, उनको पहले ही पता चल चुका कि 12वीं करके आ रहा है डब्बा, उस डब्बे के पास कुछ ज्ञान व्यान है नहीं, तो हम तो जिनके पास ज्ञान है उन्हीं को लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में वैल्यू बढ़ानी है ना, पूरी दुनिया के अंदर कुछ करके दिखाना है, तो करके दिखाने के लिए तो वास्तविक शिक्षा चाहिए, और वास्तविक शिक्षा अगर मिली नहीं, स्कूल से नहीं मिली, तो तुम जहां से मिले लो, हम नहीं जानते। तुम्हारी स्कूलें नहीं दे रही हैं, तुम्हारे गवर्नमेंट टीचर नहीं दे रहे, मास्टर नहीं दे रहे, वी डोंट केयर। तुम्हारे कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता, जो दे रहा है वहां से लेके आओ, पर हम तो ये सिलेबस चाहते हैं, और इस सिलेबस का डीप जो जिसको नॉलेज है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे वही बढ़ रहे हैं। आप ऐसे मत समझ लो कि कॉलेज से डिग्रियां लेके, है ना, अभी कल ही न्यूज़पेपर में आया था, फर्जी डिग्रियां बनाने वाले पकड़ाए गए राजस्थान में, भयंकर, है ना? तो 4000 तो उनसे रेडीमेड बनी हुई डिग्रियां प्राप्त हुई, और उन्होंने बना बना के पता नहीं कितनों को बांट दी, उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। और पिछले 15-20 साल से बना रहे हैं, पेपर आउट के मामले में आया ऐसा। तो डिग्रियों से कुछ होगा नहीं, है ना? डिग्रियों से हो सकता है एक छोटी मोटी कहीं फर्जीवाड़े में नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, उससे जीवन नहीं बीतना है ना साहब? क्योंकि सरकारी नौकरी लग के ठीक है, एक फिक्स अमाउंट आती रहेगी आपके, वो तो मैंने आपको क्या कहा, फिक्स अमाउंट तो आपके बाप दादा ने अगर जो है 10 करोड़ रुपए आपके बैंक में डला दिए तो भी आती रहेगी। उसका मतलब ये थोड़ी ना है सर बाप दादा 10 करोड़ तो है ही नहीं, है ना? 10 लाख भी डलवा दिए तो 2% ब्याज भी क्या होता है, 20,000 रुपए होता है महीने का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पर वो पैसा अलग चीज है, वो मैटर अलग है। जो पढ़ेगा उसकी ही वैल्यू है, और अब आपने कितना पढ़ा है वो आपकी कॉलेज की डिग्री से डिसाइड नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। उनको पता है एमएससी में एडमिशन भी डिग्री के बेसिस पे नहीं दे रहे, उसी कॉलेज का टॉपर है उसको एमएससी में एडमिशन नहीं मिला, वो कहता सर मैं तो टॉपर हूं। यार भाई टॉपर वो, पर तू कैसे है उसका हमें क्या पता। पॉलिसीज क्या कह रही हैं? अच्छा आदमी चाहिए तो एंट्रेंस लीजिए, तो एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे फिर जो है चेक किया जा रहा है कि वास्तव में अगर ठोक बजा के ये आदमी है, कितने टॉपर, थ्रू आउट टॉपर, कि सर मैंने 10वीं बोर्ड टॉप की है, मैंने 12वीं बोर्ड टॉप की है राजस्थान में, कॉलेज में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मतलब हमेशा जितना मैं पढ़ा हूं उसमें तो मैं राजस्थान में नंबर 1 टॉपर हूं, तो मेरे को तो जॉब मिलनी ही चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? उन्होंने कहा नहीं, तू साबित कर कि तू वास्तव में टॉपर है। तो क्या साबित तो इतने सालों से कर रहा हूं, एक बार, खाली एक बार हम ये जो एग्जाम ले रहे हैं इसमें तू लाके दिखा दे नंबर, हम मान जाएंगे कि तू टॉपर है। वो कहे सर इसमें नहीं आ सकते, मैं तो उधर का खिलाड़ी हूं, उधर नहीं इधर कुछ नहीं है, वो सब सेम कथा है। समझ आ रही ना रही है? नॉलेज इज पावर। तो इसलिए पढ़ लीजिए मस्ती से। आज की क्लास के स्क्रीनशॉट लीजिए साहब। ग्रुप मॉर्फिज्म, ज्ञान जिनके पास है उनकी कदर हमेशा से रही है, इतिहास गवाह है ना, और रहेगी ही। कद्र दूसरों की नजर में रहे ना रहे, खुद के लिए तो भला ही होगा, है ना? खुद का तो उद्देश्य, खुद का तो भला होना ही होना है ना? तो चलिए साहब, ज्ञान से अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए वरना रावण बन जाओगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है, वरना ज्ञान तो रावण को बहुत था। ठीक है, दिस इज सेकंड पेज, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। हमने ग्रुप मॉर्फिज्म के एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, फिर आपको हमने क्वेश्चन दिए थे, ये 7 क्वेश्चन। कौन कौन से ग्रुप मॉर्फिज्म, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका घर से सॉल्व करके लाने हैं। इनमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जना कोई ग्रुप में भेज देना स्क्रीनशॉट लेके। राइट,
अगला देखिए साहब, फिर अब ये जो ग्रुप मॉर्फिज्म वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सातों के सातों घर से सॉल्व करके लेके आने की, इनमें से कौन कौन सा ग्रुप मॉर्फिज्म है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, वह ध्यान से समझिए। कर्नल और रेंज की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। कर्नल ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म और रेंज सेट ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है, राइट। इनके ऊपर भी मैंने एग्जांपल करवाए थे आपको आज की क्लास में। ये क्वेश्चन भी दिया था, स्क्रीनशॉट ले लो कि ये 8 क्वेश्चन में कर्नल और रेंज निकाल के लेके आनी है। कर्नल क्या होगा, रेंज क्या होगा, इन 8 में। बात समझ आ रही है। फिर मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाए, कर्नल या रेंज सेट क्या होता है। बाकी आपको घर से सॉल्व करके लेके आने हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। फिर इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म देखा है, राइट। मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। और इसके भी ये 8 क्वेश्चन आपको दिए, घर से सॉल्व करके लेके आना। वही सेम पीछे जो कर्नल वाले क्वेश्चन थे वही 8 हैं, पर इन सभी में नेचर एग्जामिन करना है। उसमें से एक पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है, कैसे हम वेल डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं, फिर ग्रुप मॉर्फिज्म है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं, फिर 1 1 on 2, ये सब चेक करने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस नेचर का होमोमॉर्फिज्म है, राइट। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म हम अगली क्लास में देखेंगे। इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। स्क्रीनशॉट से अगर आप उतार पा रहे तो ठीक, नहीं तो वैसे भी आप जानते हैं हर चैप्टर की अलग से पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो पीडीएफ से आप आराम से बैठ के पूरा उतार लेना, या फिर डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ के ही एग्जाम दे देना। लेकिन इसको नोट जरूर कर लेना, जीवन में काम आने वाली कथाएं हैं, आगे जीवन में बहुत काम आएगा जब तक कि भला ना हो जाए, है ना। चलिए सब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली क्लास करते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस की। पहले रियल एनालिसिस फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। पहले रियल एनालिसिस देखेंगे, है ना। 1 मिनट में अगली क्लास स्टार्ट करते हैं।